अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9th चैप्टर नंबर 11 का लास्ट लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यूज। अकॉर्डिंग टू न्यू सिस्टम ऑफ नंबरिंग टोटल ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल आर। टोटल ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने हैं? 18। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? एल्कली मेटल। ऑप्शन बी। ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड। जो 17 के एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? हेलोजेंस। ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है कि ये बहुत नॉन रिएक्टिव है। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट मेंबर ऑफ ग्रुप 1। अब इसमें कैल्शियम भी है, सोडियम भी है, रुबेडियम। कैल्शियम पोटेशियम। कैल्शियम जो है वो ग्रुप नंबर 2 से ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। ओल्ड नेम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आवाज़। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में पहले एक अरेंजमेंट, जब आप आगे वाली क्लासेस में अगर आप में से कोई केमिस्ट्री रखता है तो उसमें आप देखेंगे कि एलिमेंट्स को ओवरऑल जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको दो ग्रुप्स के अंदर रखा जाता था। ग्रुप ए एलिमेंट्स एंड ग्रुप बी एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप ए के अंदर जो बी ब्लॉक और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप ए एलिमेंट्स कहा जाता था, और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप बी एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, ये ओल्डर नेम है। तो अब वही जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिनको पहले बी ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता था, अब उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? उनका ओल्डर नेम क्या था? ग्रुप बी एलिमेंट्स। ऑप्शन सी। डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप नंबर 17। तो ग्रुप 17 में हमने देखा था कि उनकी जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या करेंगे? चेंज रेगुलरली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ऑल गैसेज। कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसके सारे एलिमेंट गैसेज है? वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जब हमने नोबल गैसेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ग्रुप नंबर 18। एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप कंटेन नॉन मेटल्स। तो किस ग्रुप के एलिमेंट्स नॉन मेटल हैं? ग्रुप नंबर 17 जिनको हेलोजेंस बोला जाता है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 यानी कि जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं उनको ज़्यादा रिएक्टिव बोला जाता है क्योंकि इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन लिक्विड। यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे कौन लिक्विड स्टेट में होता है? ब्रोमीन। इसमें से फ्लोरीन और क्लोरीन जो होते हैं वो गैसेस होती है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है। द कलर ऑफ क्लोरीन गैस का जो कलर है वो हम देख लेते हैं कि हमने पीछे क्या पढ़ा था क्लोरीन का। ये देखें, हेलोजेंस के कलर के अंदर फ्लोरीन पेल येलो, क्लोरीन का क्या है? येलो ग्रीन गैस, येलो ग्रीन। विच वन ऑफ इज़ ट्रू। क्या आंसर ट्रू है? हमने पढ़ा था कि हेलोजन जो होते हैं वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो उनके हैलाइड आयंस होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होगा? हेलोजन और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्प्लेस बाय अदर हेलोजेंस। इनमें से जस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बाकी तमाम हेलोजन से डिस्प्लेस हो जाता है, वो कौन सा है? आयोडीन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट यूजुअली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। यानी कि वो कौन से कंपाउंड ग्रुप्स हैं जिनके कलर्ड कंपाउंड होते हैं? ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पेज नंबर 132 पे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनके कलर्ड कंपाउंड होते हैं। फिर यहाँ पे हमने डिफरेंट कंपाउंड्स के कलर भी देखे थे। यहाँ से आपने इसका आंसर लिखना है। विच सेट ऑफ मेटल इन पीरियोडिक टेबल्स आर मोस्ट रिएक्टिव। पीरियोडिक टेबल की मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन सी हैं? एल्कली मेटल्स, जो हमने ग्रुप नंबर 1 पढ़ा था। और उसकी भी रीज़न भी हमने देखी है कि क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है बहुत कम होती है, इसी वजह से इनका जो रिएक्टिव ट्रेंड है इसमें फिर रिएक्टिव ट्रेंड के अंदर भी आप इनका देख सकते हैं कि जो नीचे वाली होती हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। आपने इसी तरीके से फिर इनका लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नेम 3 इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन विच ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ये भी कल हमने देखे थे। ये 132 पेज पे हैबर प्रोसेस, कंडक्ट प्रोसेस, कैटालिटिक कन्वर्टर और मार्ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें से कोई से 3 प्रोसेस आपने मेंशन करना है और साथ में बताना भी है कि कौन सी ट्रांजिशन एलिमेंट एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड्स इन ऑर्डर ऑफ। ये हमने हैलाइड का ऑर्डर देखना था कि कौन सा हैलाइड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगर है। हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, ये लास्ट में इसका ट्रेंड लिखा हुआ है पेज नंबर 130 पे। सिंपल आप ऊपर से इसकी लिख के स्टेटमेंट फिर आपने ये ट्रेंड लिखना है कि HF सबसे स्ट्रॉन्गर होता है। व्हाट इज ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फॉर एल्कली मेटल्स। ठीक है, ये एल्कली मेटल के टॉपिक में आपने, ये एल्कली मेटल का टॉपिक है, इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पेज नंबर 127 पे।
वाई डेंसिटी इंक्रीजेज डाउनवर्ड इन एल्कली मेटल्स, ये भी हमने इसका डेंसिटी ट्रेंड भी बढ़ा था और साथ में रीज़न भी पड़ी थी क्यों इंक्रीज होती है, ठीक है। ये भी पेज नंबर 127 पे। वाई डेंसिटी ऑफ सोडियम इज़ मोर देन दैट ऑफ लिथियम, लिथियम की डेंसिटी जो है वो सोडियम से ज़्यादा क्यों है, ठीक है। इसकी रीज़न भी हमने जो है वो पढ़ी थी यहाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका जो ट्रेंड है डेंसिटी का टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रही है, तो लिथियम ऊपर है सोडियम नीचे है, इसी वजह से लिथियम की डेंसिटी कम है और सोडियम की ज़्यादा है। आपने इसकी भी पहले ट्रेंड की वजह लिख के तो फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाई डेंसिटी ऑफ आयोडीन इज़ मोर देन दैट ऑफ ब्रोमीन, आयोडीन की डेंसिटी ब्रोमीन से क्यों ज़्यादा है, ये भी जब आप हेलोजेंस की डेंसिटी का ट्रेंड लिखेंगे हेलोजेंस की, ठीक है, तो डेंसिटी ट्रेंड हमने देखा था कि टॉप टू बॉटम डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जो टॉप वाले मेंबर हैं वो गैसेस हैं, फिर ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है और आयोडीन फिर सॉलिड हो जाता है। तो टॉप टू बॉटम डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। आयोडीन एक तो नीचे की तरफ है तो इसी वजह से भी उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, दूसरा वो सॉलिड फॉर्म में है। ये सारी रीज़न जो है वो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई फ्लोरीन मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ अदर हेलोजेंस, ये भी हेलोजेंस की जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, तो रिएक्टिविटी ट्रेंड उसके अंदर आपने लिखा हुआ है कि फ्लोरीन क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन टॉप पे है, उसका एटॉमिक साइज़ कम से कम होता है, ठीक है, इसी वजह से जो है वो बाकी तमाम हेलोजेंस की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद मेंशन दी स्टेट्स एंड कलर, ठीक है, स्टेट एंड कलर भी हम पीछे ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। डिस्प्लेसमेंट पेज नंबर 129 पे इसकी डेफिनेशन भी है और साथ में आप इसकी एग्जांपल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि वाई क्लोरीन इज कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन, ये भी हमने पढ़ा था कि क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन फ्लोरीन को नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लोरीन से ऊपर है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला मेंबर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है हेलोजेंस के केस में। आप देखेंगे एल्कली मेटल के केस में ये अपोजिट है, मेटल्स के केस में टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, जबकि नॉन मेटल के केस में टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसके बाद वाई ऑल हेलोजेंस आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाई इज़ दियर ट्रेंड इन ग्रुप, ठीक है, तो वो क्यों एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं, ये भी हमें उनके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर ही हमने इसके बारे में पेज नंबर 130 में इसके अंदर पढ़ा था, ठीक है। और क्या ट्रेंड है ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी से क्या मतलब है, विच वन इज़ थर्मली मोर स्टेबल देन, ये सेम 130 पेज में इनकी थर्मल स्टेबिलिटी लिखी हुई है, ट्रेंड भी मेंशन है, सारा कुछ यहाँ पे आप इससे लिख सकते हैं। व्हाट डू यू वाई फ्लोरीन कैन नॉट डिस्प्लेस अदर हेलोजेंस फ्रॉम इट्स हैलाइड सोल्यूशन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है क्लोरीन कैन नॉट डिस्प्लेस बाय अदर हेलोजेंस, ठीक है, क्यों कि फ्लोरीन जो है वो इस तमाम ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो बाकी तमाम एलिमेंट फ्लोरीन से ग्रुप में नीचे आ रहे हैं, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से फ्लोरीन जो है वो बाकी तमाम हेलोजेंस को उनकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकता है, बट जो मतलब बाकी हेलोजेंस हैं वो फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे जो है फ्लोरीन की निस्बत कम रिएक्टिव होते हैं। वाई आयोडीन कैन बी डिस्प्लेस इजीली बाय अदर हेलोजेंस, ठीक है, इसके भी आप रीज़न लिख सकते हैं कि आयोडीन जो है वो ग्रुप में सबसे नीचे मौजूद है, जो बाकी मेंबर हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो सारे जो है वो आयोडीन से ऊपर होते हैं, वो आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन उन तीनों की निस्बत कम रिएक्टिव है, इस वजह से वो बाकी तीनों जो हैं वो आयोडीन को तो डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट आयोडीन उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू अदर हेलोजेंस। जस्टिफाई दैट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये भी हमें लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और साथ में उनकी डिफरेंट एग्जांपल भी मेंशन है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है नेम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 1 एंड एक्सप्लेन दियर डेंसिटी एंड रिएक्टिविटी, ये जो हमने पूरा एल्कली मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो सारा जो है वो इसमें उसके जनरल उसके बारे में और फिर उनकी डेंसिटी और रिएक्टिविटी ट्रेंड। नेम दी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, सेम इसी तरह एलिमेंट ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के नेम और फिर उनके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन दी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ये भी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन हैलाइड की थर्मल स्टेबिलिटी और फिर उनका ट्रेंड। उसके बाद लास्ट टॉपिक था मेटल और नॉन मेटल की चीज़ों का आपस में कंपैरिजन था। उसके बाद जस्टिफाई दैट वन ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सप्लेन डिफरेंट ग्रुप्स इन पीरियाडिक टेबल, पीरियाडिक टेबल के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स, ये भी ओवरऑल आप इसमें जनरल
जो पूरा हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि ए ग्रुप एल्कली मेटल है उसके बारे में थोड़ा सा लिख लिया, फिर हेलोजेंस के बारे में, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, फिर नोबल गैसेस के बारे में, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स का आप सारे ग्रुप्स जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े उन सबको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज को सॉल्व किया, जिसमें हमने इसके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देखें। लेकिन याद रखें कि आपको ज़रूरी नहीं है कि पेपर में MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा इन्हीं के अंदर से आएँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहती रहती हूँ कि जो भी आप लेक्चर पढ़ते जाते हैं उस लेक्चर के अंदर आपके जहन में अगर ये वो होता है कि इसमें से ये MCQs आ सकता है, उसके ऊपर लेड पेंसिल से MQ लिख लिया करें, ताकि जब आप उसको दोबारा स्टडी करेंगे तो आपको वो चीज़ जहन में बैठ जाए कि यहाँ से MCQs आ सकता है, ठीक है। कहीं आपको ये आइडिया हो रहा हो कि यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है तो उसके ऊपर LQ लिख लिया करें, सॉरी SQ, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए LQ, ठीक है। इससे फिर आप जब भी उस बुक की स्टडी करेंगे, बार बार स्टडी करेंगे, तो वो कंसेप्ट आपके माइंड में स्टिक कर जाएंगे कि हमने इसको इस तरीके से तैयार करना है कि इस तरीके से क्वेश्चन भी इस टॉपिक के अंदर से आ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।